हाँ जी, आई CS मेघा, वेलकम बैक यू ऑल। और बच्चों, आई होप आपकी स्टडीज अच्छी चल रही है। आप लोग अब काफ़ी सीरियस हो चुके होंगे अपने एग्जाम्स के लिए, बहुत पास आने वाले हैं। जब स्टार्ट हुआ था तो लग रहा था अभी तो बहुत दिन पड़े हैं, बट अब देखोगे तो काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है, उल्टी गिनती शुरू हो गई है। और हम लोगों ने तो इनफैक्ट अपना फ्लेमिंगो कंप्लीट भी कर लिया, उसके चैप्टर्स भी सारे कंप्लीट कर लिए, अपना पोइट्री सेक्शन भी हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है अच्छे से। आज हम विस्तास को स्टार्ट करने वाले हैं, और विस्तास में जो हम चैप्टर्स को आज कवर करेंगे वो है हमारे दी थर्ड लेवल एंड द टाइगर किंग। इसमें हम जानेंगे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, जब समझेंगे इसकी थीम को समझेंगे, कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे और अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रांग बनाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हाँ जी बच्चों, अब जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है विस्तास का हमारा चैप्टर नंबर 1, जिसका नेम है दी थर्ड लेवल। तो जरा समझते हैं इसके टाइटल को, फिर हम जानते हैं अबाउट दी ऑथर, और फिर हम इसकी समरी को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स आएंगे, टर्म्स आएंगी, तो उनको अच्छे से लिख लेना और कर लेना। आई होप तुम अपने नोट्स लेके बैठे हुए हो, अपनी नोटबुक पेन लेके बैठे हुए हो। अब चाहे मैं डांटूं, चाहे मैं प्यार से बोलूं, यही मेरी लैंग्वेज है, यही मेरी लव लैंग्वेज है मेरे स्टूडेंट्स के साथ, मेरे बच्चों के साथ। तो और मुझे पता है तुम्हें मजा आ रहा है, तुम्हें भी अच्छी लगती है इस तरीके से कि चलो कोई तो है जो हमें डांट रहा है। मैं डांटती नहीं हूँ, बट ठीक है, चलो जैसा भी लग रहा है अच्छा लगना चाहिए, समझ आना चाहिए। तो देखिए बच्चे, द थर्ड लेवल, एज द नेम इज सजेस्टिंग, चलो एज द नेम इज सजेस्टिंग, थर्ड यानी कि थर्ड, जो न्यूमेरिकल्स में नंबर होता है थर्ड, लेवल यानी कि अगर मैं बोलूं कोई प्लेस हो गया, या कोई पोजीशन हो गई, कोई जगह हो गई, इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड होंगे तभी जाके थर्ड की बात हो रही है ना भाई। तो हमें कुछ ना कुछ इस तरीके से थोड़ा सा आइडिया लग रहा है कि कोई ऐसी जगह है, यो मतलब कोई ऐसी प्लेस है जो थर्ड लेवल, उसको थर्ड लेवल बोला गया है। किसी बिल्डिंग को बोला गया है, या किसी आपका क्या नाम है, किसी हमारे को किसी लेवल को बोला गया है, किसी फ्लोर को बोला गया है। तो चलो देखते हैं ये थर्ड लेवल एक्चुअली में किसको बोला गया है। तो चलो देखो बच्चे, सबसे पहले हमारे पास आते हैं इसके ऑथर। ऑथर है जैक फेनी। ये जो है ये एक अमेरिकन राइटर रह चुके हैं 1911 से 1995 तक थे। ही इज बेस्ट नोन फॉर साइंस फिक्शन एंड फैंटेसी स्टोरीज। ये बहुत फेमस रहे हैं अपनी साइंस फिक्शन के लिए और फैंटेसी स्टोरीज के लिए ये फेमस रहे हैं। इन्होंने बहुत सारी नॉवेल्स लिखी है, शॉर्ट स्टोरीज लिखी है, इंक्लूडिंग द बॉडी स्नैचर्स एंड टाइम एंड अगेन, विच बिकेम वेरी पॉपुलर एंड वर एडेप्टेड इनटू फिल्म्स। और मतलब उनकी जो स्टोरीज होती थी, नॉवेल्स होती थी, उनको तो उन पर मूवीज तक बनी गई है उनकी स्टोरीज पर। मतलब देखो इतनी फाइन राइटिंग थी इनकी। His style often blends fantasy with reality. इनका जो स्टाइल था उसमें रियलिटी और फैंटेसी दोनों का एक ब्लेंड होता था। Exploring themes like time travel, मेमोरी, इमेजिनेशन एंड ह्यूमन माइंड, इस तरीके का उनका बेसिकली थीम होती थी। तो इस स्टोरी में भी ना आप लोगों को टाइम ट्रेवल भी दिखेगा, इमेजिनेशन भी दिखेगी, इंसानी दिमाग की चीजें भी दिखेगी। तो ये आप लोगों को इस चैप्टर में दिखने वाला है। ठीक है जी। तो देखिए, ये चैप्टर शुरू करने से पहले आपको पता होना चाहिए इस चैप्टर में आपके बच्चे बेसिकली 3 मेन कैरेक्टर्स, और इन 3 मेन कैरेक्टर्स पे ही ये पूरी स्टोरी बेस्ड है। पहला जो है आप लोगों का वो है चार्ली। चार्ली वो है जो मेन प्रोटैगनिस्ट है, यानी कि जिस पर मेन थीम है, जिस पर पूरी स्टोरी आसपास जिसके घूम रही है। ये ना एक ऑफिस में काम करता है और ये बिलीव करता है कि थर्ड लेवल है। अब ये थर्ड लेवल क्या है ये आपको अभी थोड़ी देर में ही बताती हूँ। एक्चुअली ये एक रास्ता है, एक जगह है जहां पर चार्ली कहीं ना कहीं चला जाता है। ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के बारे में भी बताती हूँ, बस थोड़ा सा रुको, पहले इधर थोड़ा सा आइडिया ले लो, ये अपने नोट्स में लिख लेना, ठीक है। और वो ये बिलीव करता है कि भाई ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, जो कि एक बहुत बड़ा स्टेशन हुआ करता था, वहां पर 3 लेवल्स हैं। मतलब ऐसा स्टेशन है, पहले ना वहां पे सबवे चलती थी। सबवे क्या होती है बच्चे, जैसे मेट्रो होती है ना, ट्रेन होती है, वैसे ही जो ट्रेन होती है वहां उधर चलती थी ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में। तो चार्ली यूजुअली ऑफिस से लेट निकलता था ना जब, तो इंस्टेड ऑफ बोर्डिंग बस या कुछ भी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट, वो क्या लेता था, वो इससे जाना पसंद करता था, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से जाना पसंद करता था। और
कई बार ना वो, क्योंकि वो इतना बड़ा स्टेशन था, वो अलग अलग कॉरिडोर्स में चला जाता था, कभी टनल में चला जाता था, तो वो कहीं ना कहीं अलग अलग रास्तों से निकल निकल के अलग अलग जगहों में पहुंच जाता। एक बारी ऐसे ही चलते चलते वो एक अलग ही लेवल पर चला गया, जिसका नाम उसने रखा, जिसको वो बोलता थर्ड लेवल। और वो हमेशा यही बोलता रहता था कि यस, यहाँ पर एक ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से एक रास्ता ऐसा जा रहा है जो थर्ड लेवल जा रहा है, बट आम लोगों के लिए, जो बाकी दुनिया थी, उनके लिए एक ही दो ही लेवल्स थे और तीसरा कोई लेवल नहीं था। उसके बाद आती है उसकी वाइफ, जो कि काफी ज्यादा प्रैक्टिकल होती है। प्रैक्टिकल इन द सेंस वो बहुत ज्यादा हमेशा कंसर्न एक ही चीज को लेती रहती थी कि भाई चार्ली की मेंटल हेल्थ को लेके वो कंसर्न रहती थी, क्योंकि उसको पता था कि ऐसा कोई थर्ड लेवल है ही नहीं, कोई ऐसा एस्केप का रास्ता है ही नहीं, तो वो परेशान रहती थी। इसलिए वो हमेशा उसके दोस्त के टच में भी रहती थी। वो दोस्त जिसका नाम था सैम, और वो एक साइकेट्रिस्ट था, और वो ऐसा फ्रेंड था जो ये बिलीव करता था कि चार्ली को समझाता था कि नहीं ऐसा नहीं है, ये तुम्हारे एस्केप बचने का रीजन है, तुम हमने इमेजिन किया हुआ है ये वो। बट कहीं ना कहीं चार्ली किसी को नहीं मानता था, क्योंकि वो पूरी तरीके से ही वाज स्टबर्न। वो कंप्लीटली यही कहता था कि भाई मेरे को पता है कि ऐसा एक लेवल है। और स्टोरी में आगे चल के क्या होता है, आगे चल के जो सैम है ना बच्चे, ये ना आगे चल के डिसअपियर हो जाता है। डिसअपियर यानी कि गायब हो जाता है। तो मैं आपके सामने ना एक मिस्ट्री छोड़ रही हूँ। ये जो मिस्ट्री है ना वो यही है जो हमने अभी समझनी है। एक सेकेंड, हमने अभी समझनी है कि एक्चुअली में ये कहाँ गायब हो जाता है, कहाँ डिसअपियर हो जाता है। कहीं ये भाग तो नहीं गया, कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि इसको कोई लेके चला गया हो, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि चार्ली को ठीक करते करते ये भी चार्ली की तरह हो गया हो। कुछ तो हुआ है इसके साथ। तो आज पहली बार आप इस स्टोरी में एक एंडिंग के लिए पढ़ रहे हैं, जो एंडिंग में हम जिसको फोकस करेंगे, सैम कहाँ गायब हुआ आखिरकार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। तो बच्चे सबसे पहले हम जरा इसकी समरी को समझते हैं, जिसमें हमने बेसिकली बेसिक स्ट्रक्चर को ही कवर अप किया है। और मेन बिल्कुल एक एक पॉइंट का जो होगा वो आपका मैराथन है। मैराथन का वेट तो है ही, और मैं देख रही हूँ भाई तुम लोग प्रॉपर कमेंट्स में लिख रहे हो वेटिंग फॉर मैराथन, बड़ा अच्छा लग रहा है। तो आज भी जो बच्चे लिख रहे हैं तो प्लीज लिख देना, मैं वेट करूंगी कमेंट में, देखती हूँ आर यू एक्चुअली वेटिंग फॉर मैराथन। एक ही बारी में पूरा का पूरा सिलेबस आपका अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा विद प्रॉपर एक एक करेक्टर के बारे में, एक एक थीम, एक एक पॉइंट वहां पर, ठीक है ना। तो चलो कहा ना, अगर इन सब में कुछ मिस भी हो गया होगा कुछ है, तो मैराथन में तो कुछ मिस होने का चांस भी नहीं है, और वो तो वैसे भी एग्जाम से एक दो दिन पहले भी है। तो देखो, द थर्ड लेवल इज अ साइकोलॉजिकल फैंटेसी story written by Jack Finney. It explores how an ordinary man deals with the stress and anxiety of modern life by imagining a nostalgic escape to a simple past. यहाँ पर ये जो स्टोरी है ना चार्ली की, एक्चुअली ये उस टाइम की बात है जब वर्ल्ड वॉर के बाद लोग बहुत परेशान थे, कंडीशंस बहुत वर्स्ट थी, हर कोई किसी ना किसी चीज़ से परेशान था। तो वो ना अपने आप को एस्केप करते थे, एस्केप यानी कि रियलिटी से बचने की कोशिश करते थे। कोई सब दुनिया की भाग दौड़ में भाग तो रहे थे, लेकिन सब बहुत परेशान थे। ऐसे ही चार्ली ने भी एक अपना अपने आप को इन सब चीज़ों से एस्केप करने का एक जरिया ढूंढा हुआ था, स्टैम्प को कलेक्ट करना। उसको स्टैम्प्स को कलेक्ट करना बहुत पसंद था। ऐसे ही ये उसको हेरिडिटी मिला था, उसके ग्रैंडफादर भी यही वाला उनको हॉबी थी, तो चार्ली भी ये करता था। देखो जब हम कोई हॉबी करते हैं ना, हॉबी का मतलब क्या होता है कि जो हम अपने आप को प्लीज कर रहे हैं, हम उस पर्टिकुलर टाइम में वो काम कर रहे हैं या वो चीज़ कर रहे हैं जो मुझे खुशी देती बेसिकली, जो बहुत प्लीजिंग है। तो यहाँ पर चार्ली भी अलग अलग चीजें करता था ऐसे, जिससे कि वो ये जो हार्श रियलिटी है दुनिया की, उसको वो अपने आप को उससे एस्केप कर सके। यही आपको इसमें बताया है कि भाई किस तरीके से एक आम इंसान डील करता है स्ट्रेस को, एंजाइटी को, जो कि मॉडर्न लाइफ ने पूरी तरीके से उनको ला कर दे दी है। जो पहले एक सिंपल, बहुत पास्ट में जो लाइफ होती थी बहुत सिंपल होती थी, लोगों को कोई ज़्यादा इतना फैंटेसीज नहीं होती थी, कोई भाग दौड़ नहीं होती थी, ग्रीनरी होती थी, ब्यूटी होती थी। आज के डेट में क्या है, आसपास देखो, बाहर देखोगे बड़ी बड़ी बिल्डिंग, आप बालकनी से झांकोगे, विंडो से बाहर देखोगे तो आपको रोड पे सिर्फ गाड़ियाँ, ट्रैफिक, मतलब इतना बुरा हाल है जिसकी कोई लिमिट नहीं। पहले का टाइम देखो और आज का टाइम देखो, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। तो यही इस चीज़ की एक थीम है, यही आपको ये स्टोरी बताने की कोशिश कर रही है। आगे देखते हैं। इंट्रोडक्शन टू द स्टोरी, स्टार्टिंग हमारी किससे होती है, चार्ली से होती है, जो कि एक 31 ईयर ओल्ड मैन है न्यूयॉर्क से।
और फील स्ट्रेस्ड बाय द पास्ट पेस्ड मॉडर्न वर्ल्ड। ये जो मतलब पास्ट पेस्ट मॉडर्न वर्ल्ड है, वो भागती हुई जिंदगी है दुनिया, उसमें हमेशा बहुत स्ट्रेस में रहता है, दुखी रहता है, परेशान रहता है। दुखी इन द सेंस परेशान रहता है क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है आसपास उसका, और ऑब्वियसली वो ना ऑफिस से भी ज़्यादातर लेट निकलता है। लेट निकलता है इन द सेंस कि काम का बर्डन इतना है, प्रेशर इतना है कि उसको डेली लेट हो ही जाता था। He dreams of a simpler, peaceful life, reflecting human nostalgia and escapism. वो एक ड्रीम करता था कि भाई मेरी सिंपल सी लाइफ हो, ब्यूटीफुल सी लाइफ हो, जैसे पहले के टाइम में होती थी, बट कहीं ना कहीं वो उस चीज़ों से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, और उसको मतलब वो लाइफ पसंद नहीं आ रही जो वो अभी जी रहा है। तो इसको अवॉइड करने के लिए ना, वो जब सोचते हम कुछ, तो एस्केपिज्म ढूंढता था, एस्केप ढूंढता था उसे बचने के लिए। His imagination becomes a journey to the third level of Grand Central Station, a mysterious hidden part of the station. अब क्या हुआ, एक दिन वो लेट निकला, तो जब लेट निकला तो वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में जा रहा था। अंदर वो चलते चलते करते एक टनल से चलते चलते काफ़ी अंदर चला गया, और जब वो बाहर निकला तो बाहर वो एक होटल लॉबी में निकला रोजवेल्ट में, और उसने वहाँ पर देखा बहुत सारी चीज़ें थी, बट फाइनली वो एक ऐसी जगह पर पहुँच गया जो कि क्या था, वो थर्ड लेवल था। थर्ड लेवल यानी कि वो 2 लेवल्स नहीं थे जो वहाँ पर होते थे, वो एक अलग ही दुनिया थी, वो पास्ट लाइफ में पहुंच गया था। तो ये स्टोरी जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी, ये कहीं ना कहीं टाइम मशीन की बात कर रही है। टाइम मशीन यानी कि टाइम, पिछले टाइम की बात कर रही है, पास्ट की टाइम की बात कर रही है, और वो उस दुनिया में पहुंच गया था जो उसको शुरू से बहुत पसंद थी। वो उस पास्ट में पहुंच गया था जहां पर स्ट्रेस नहीं था, रिलीफ था। वो उस पास्ट में पहुंच गया था जहां पर लोग बहुत स्ट्रेस रिलीव्ड लाइफ जीते थे, लोगों की बहुत ग्रीनरी थी, लोगों का एक पहनावा अलग होता था, ड्रेसिंग अलग होती थी, पिट्स होते थे थूकने के लिए, वहां पर अलग अलग चीजें थी। मतलब वो लाइफ, लोगों की खुशी, कोई बर्डन नहीं। वो वाला टाइम था जब वर्ल्ड वॉर 2 से पहले की जो सिटी हुआ करती थी, वो वाली लाइफ में वो वहां पर थर्ड लेवल में पहुंच जाता था। तो कहीं ना कहीं वो आज की जिंदगी से अपने आप को क्या कर रहा है बच्चे, आज की लाइफ से वो एस्केप करके उस वर्ल्ड में अपने आप को इमेजिन करता है। अब ये इमेजिन कर रहा है या सच में है थर्ड लेवल, ये तो समझ नहीं आया। और इसका जो इमेजिनेशन और इल्यूजन का कोरिलेशन है वो सैम से है। ठीक है, चलो देखे। अब उसने वो डिस्कवर करता है थर्ड लेवल को। While at Grand Central Station, Charlie accidentally finds a secret third level, officially non-existent. ऑफिशियली तो कुछ था ही नहीं, ऐसा तो है ही नहीं कि भाई तुम टिकट लोगे तो थर्ड लेवल में पहुंच जाओगे, तुम पास्ट में चले जाओगे, ऐसा कुछ था ही नहीं। The platform is old fashioned and peaceful, contrasting the modern city. जहाँ वहाँ का प्लेटफॉर्म था वो पीसफुल था, वहाँ भागदौड़ नहीं थी, लोग मतलब सबवे ट्रेन पकड़ने के लिए भाग नहीं रहे हैं, लोग कुछ ऐसा नहीं कर रहे कि इसको धक्का मारे उसको धक्का मारे, बहुत पीसफुल, बहुत रिलैक्स्ड है, बहुत आराम से चल रहे हैं, सब बहुत खुश है। वहां पे लोगों की जो अपीयरेंस भी थी ना वो बहुत अलग थी। जो मैन थे वो बड़े बड़े कोट, फ्रॉक स्टाइल कोट में पहने हुए थे, उन्होंने वेस्ट कोट थे एंड डर्बी हैट्स थी उन लोगों की। जो विमेन थी वो लॉन्ग स्कर्ट्स थी, बॉनेट्स थे, और वो बहुत आराम से स्लोली चल रही थी, जैसे आज की डेट में भाग रहे होते हैं, वो भाग दौड़ नहीं थी। चिल्ड्रन प्लेइंग कामली, रिजेंबलिंग लाइफ इन द 1890s, और बच्चे बच्चे खेल रहे हैं, और वो जो टाइम था ना वो रिजेंबल कर रहा था 1890s का, यानी कि वर्ल्ड वॉर से पहले का ही टाइम वो रिजेंबल कर रहा था। और चार्ली ना बहुत अलग फील कर रहा था, मतलब वहां पे। इनफैक्ट चार्ली ने तो ये डिसाइड किया कि मैं ये टिकट्स ले लेता हूँ यहाँ से, और अपनी वाइफ को लेके आऊंगा यहाँ पर, और यहाँ की लाइफ हम एंजॉय करेंगे। बाकी देखते हैं एटमॉस्फेयर कैसा था। वहां पे वुडन बेंच थे, फ्लिकरिंग ग्लास लैम्प थे, स्पिटन्स थे। स्पिटन्स यानी कि बहुत अलग तरीके की जैसे थूकने वाला जो होता है ना जिसमें हम स्पिट करते हैं, वो थे, वो अलग तरीके से थे। न्यूज़पेपर था, और वहाँ पर जो न्यूज़पेपर था वो बहुत पुरानी डेट का था। डेट लर्न कर लेना, वो कौन सी डेट का था, जून 11, 1894 वो न्यूज़पेपर था प्लेटफॉर्म पे रखा हुआ। अभी के अभी ये लर्न करनी है डेट, और कमेंट में लिख देना है कौन सी डेट का था न्यूज़पेपर, लिख देना न्यूज़पेपर डेटेड कौन सी थी, जून 11 कौन सी, 1894। बोलो मेरे पीछे और लिखते रहो, टाइप करो जून 11, 1894। ठीक है, चलो अब आता है स्टैम्प कलेक्शन। अब क्योंकि चार्ली को स्टैम्प कलेक्शन का शौक था, स्टैम्प कलेक्शन यानी कि जो भी न्यू स्टैम्प आती थी या पुरानी टाइप की स्टैम्प्स होती थी वो कलेक्ट करता था। और वो उसको मैंने कहा ना हेरिडिटी उसके ग्रैंडफादर से मिली थी, तो उनकी भी जो ऑलरेडी कलेक्शंस होगी वो भी उसके पास होगी। अब वो जब वो वहां पर है ना तो उसको वही चीजें सब दिख रही है रियल में। Charlie notices a stamp and coin shop which is a part of the third level.
He uses his grandfather's stamps collection and exchanges modern money for old style currency which is accepted in 1890s. अब उसने क्या किया, उसने करेंसी एक्सचेंज की और वो वहां की करेंसी लेकर पहुंचा थर्ड लेवल में, मतलब वो जाना चाहता था कि भाई करेंसी एक्सचेंज करके मैं थर्ड लेवल में वो वाली करेंसी यूज करूंगा, ठीक है. This emphasizes his attempt to fully immerse in the past and symbolizes his connection with the history and nostalgia. अब बेसिकली वो अब जो कलेक्शन थी उसकी और आज वो जैसे हो रहा है उस ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे थर्ड लेवल पे, वो कहीं ना कहीं एक इमेजिनेशन होती है ना, जैसे आपको किसी चीज का शौक है, आपको क्रिकेट का शौक है या गर्ल्स को डांस का शौक है. अब आपको अगर क्रिकेट का शौक है और आप के सामने वही पर्सन आ गया क्रिकेटर जो आपका आइडल है, आपको कैसा फील होगा? आप मतलब अलग ही लेवल पे हो जाओगे, क्योंकि कहीं ना हम एक इमेजिनेशन, एक फैंटेसी बना लेते हैं उनको लेके. अरे वो होंगे, जब वो मिलेंगे मैं तो उनको हक करूंगा, मैं उनका ऑटोग्राफ लूंगा, मैं उनका सेल्फी लूंगा. तो ऐसा ही उसके साथ वहां पर वो चीज जो इमेजिन करता था वो उसके साथ वहां पर हो रही थी. आगे, चार्ली डिजायर टू एस्केप. चार्ली becomes fascinated by the world of peace and simplicity. हम सब चाहते हैं, देखो हम हिल स्टेशन भी भागते हैं कि भाई शांति मिले, बहुत ज्यादा काम हो गया है या कुछ. He immediately thinks of Galesburg, Illinois, a place associated with the peace and grandfather's memories. He believes he and his wife Louisa could live there happily away from the stress of 20th century. तो उसको ना एकदम से याद आया कौन सा जगह, जगह का नाम है गेल्सबर्ग. जल्दी से लिखो गेल्सबर्ग, नोट्स में उसमें भी लिखो, कमेंट में और नोट्स में गेल्सबर्ग. गेल्सबर्ग ना उस टाइम न्यूयॉर्क की एक ऐसी सिटी हुआ करती थी जो बहुत खूबसूरत होती थी. वहां पर मतलब हर कोई चाहता था वहां पर, मतलब बहुत खूबसूरत घर, ग्रीनरी, सब कुछ अच्छा था. तो वो ये चाहता था कि भाई मैं अपनी वाइफ को लेकर गेल्सबर्ग चला जाऊंगा और जो हम 20th सेंचुरी में भागदौड़ वाली लाइफ जी रहे हैं ना, वो उससे हम एस्केप कर लेंगे. He tries to buy tickets for Galesburg from a ticket clerk on the third level. अब वो वहां पर ना उसको पता था कि भाई मुझे गेल्सबर्ग जाना है तो मुझे वहां जाने के लिए टिकट तो लेनी पड़ेगी. अब वो टिकट काउंटर में गया, जैसे ही वो टिकट काउंटर में गया उसने पैसे दिए, पैसे देने की बारी आई. अब पैसे तो उसके पास आज की डेट के थे, आज के जमाने के थे, और जो काउंटर में बंदा था वो उस पर शक करने लगा, क्योंकि जो आज की डेट में चार्ली ने कपड़े भी पहने हुए थे वो ऑब्वियसली वो पहने हुए थे जो आज की फैशन के थे, मॉडर्न थे, उन लोगों जैसे पहने नहीं हुए. तो जो स्टेशन टिकट वाला था ना उसको शक होने लगा कि भाई ये कौन बंदा आ गया, इसे कपड़े भी ऐसे अजीब से पहने हुए हैं, ये करेंसी भी कुछ अलग सी नकली सी दे रहा है. तो अपने आप को बचाने के लिए चार्ली वहां से भाग गया. चार्ली को लगा भाई पता चले कि ये लोग मुझे जेल में डाल दे, इससे पहले मैं वहां से भाग जाऊं. तो बट हिज मॉडर्न करेंसी इज रिजेक्टेड. द क्लर्क थिंक्स द मनी इज फेक एंड रिफ्यूजेस टू सेल द टिकट. इसने क्या हो गया, चार्ली को रोक दिया आगे फॉरवर्ड बढ़ने से, नहीं तो चार्ली तो और आगे चला जाता, बट उसके पास क्या था, करेंसी थी ही नहीं, आगे जाने के लिए पैसे थे ही नहीं. अब क्या हुआ, चार्ली अब और ज्यादा डिटरमिन्ड हो गया था कि भाई थर्ड लेवल तो है ही. चार्ली बिकम्स डिटरमिन्ड टू फाइंड द थर्ड लेवल अगेन. अब वो वापस आया और अब वो फिर अब जब भी वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जाता था उसका एक ही एम होता था, थर्ड लेवल को ढूंढना. और वो फिर यही बात उसने अपनी वाइफ को बताई, यही बात उसने अपने दोस्त को बताई, सब कोई मानता ही नहीं था. He even visits a stamp and coin store and exchange his savings for old style currency, hoping this will help him travel 1894. जो मैंने आपको पीछे बताया था वो वाला पार्ट अब इधर है कि भाई वो एक जगह जाता है, वो अपनी ओल्ड करेंसी जो करंट करेंसी है उसको एक्सचेंज करा देता है ओल्ड में. जो करंट थी वो 300 थी और ओल्ड में कन्वर्ट कराने पे 200 मिले उसको. दो उसको नुकसान हुआ, बट वो इस बात से खुश था कि अगर वो उस टाइम में वापस जाएगा तो वो 200 की वैल्यू आज के 300 से कहीं ज्यादा गुना ज्यादा है. However, no matter how hard he looks, he cannot find the third level again. मतलब उसने कितनी कोशिशें कर ली, उसने दोबारा थर्ड लेवल को वो ढूंढ नहीं पाया. This frustrates him, but also deepens his longings to escape the modern world. मतलब वो इतना disheartened हो गया, लेकिन उसको ये पता था कि भाई थर्ड लेवल है और एक ना एक दिन मैं उसको वहां पर जाकर इस जगह से एस्केप कर लूंगा, इस दुनिया से जो मैं जहां पर हूं उससे एस्केप कर लूंगा. क्योंकि वो पूरे तरीके से थर्ड लेवल ढूंढता रहता था, सब कुछ करता था. अब ये मैंने कहा ना, उसने अपनी वाइफ को भी बताया, अपने दोस्त को भी बताया. तो देखिए, चार्ली टेल्स हिज वाइफ लुइसा एंड हिज साइकेट्रिस्ट फ्रेंड सैम अबाउट द थर्ड लेवल. लुइसा स्टेज प्रैक्टिकल, मैंने कहा था ना वो प्रैक्टिकल रहती है और रियलिस्टिक. वो चार्ली के ऑब्सेशन को लेकर वरीड हो गई. ऑब्सेशन कि भाई ये तो पागल हो गया, पहले तो स्टैम्प कलेक्शन का काम करता था, अब इसको नया शुरू हो गया, काम करता था यानी कि इकट्ठा करता था, अब इसको शुरू हो गया कि भाई थर्ड लेवल है. तो वो परेशान हो गई थी कि ऐसी तो कोई दुनिया है ही नहीं जिसकी बात चार्ली कर रहा है. इसलिए वो उसकी मेंटल हेल्थ को लेकर क्या हो चुकी थी, कंसर्न्ड हो चुकी थी.
ठीक है। नाउ सैम द साइकेट्रिस्ट टेल्स चार्ली दैट द थर्ड लेवल इज प्रोबेबली, अब जो उसका दोस्त है साइकेट्रिस्ट वो उसको समझाने की कोशिश कर रहा है कि ठीक है तुम थर्ड लेवल की बात कर रहे हो, बट वो क्या होगा बच्चे, वो क्या है, वो है एक वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, यानी कि तुम ये देख रहे हो कि भाई तुम्हारी इमेजिनेशन है जो तुम जागती आंखों से देख रहे हो और वो पूरी हो रही है, क्योंकि तुम इस दुनिया में इतने ज्यादा परेशान हो, तुम अपने आप को बचाना चाहते हो और अपने आप का एक एस्केप जोन ढूंढ रहे हो। रियलिटीज को, दुनिया की हार्श रियलिटीज को एक्सेप्ट करने की जगह तुमने एक एस्केप जोन ढूंढ लिया और उस एस्केप जोन में तुम क्या कर रहे हो, उस एस्केप जोन में तुम अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हो। चलो लर्न करेंगे ये वाला कोट। क्या कहता है ये कोट आपका? वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। बोलो, वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, कमेंट में लिखो वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, जल्दी जल्दी जल्दी। चलो आगे बढ़ते हैं। Sam believes Charlie's experience is a product of his imagination, a psychological escape from the stress, not a real time travel. तो ये आपको सैम बस ये कहता था कि कुछ सच नहीं है, ये सिर्फ अपने आप को बचाने की, रियलिटी से भागने की कोशिश कर रहा है। ये आता आपका इसमें। अब आती है मेन कहानी। अब हम वापस उसी में आएंगे जो हमने शुरुआत की थी। भाई सैम कहाँ गया? सैम एक्चुअली डिसअपियर हो चुका है, ठीक है। चार्ली अपनी उसी कोशिश में है। किस कोशिश में भाई? कि मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में थर्ड लेवल ढूंढूं। 2 हफ्ते हो चुके हैं, ज्यादा ही हो गए इनफैक्ट, और चार्ली इधर, सॉरी आपका सैम मिल नहीं रहा है। जस्ट व्हेन इट सीम्स द थर्ड लेवल माइट नॉट ओनली अ ड्रीम, चार्ली might be a dream, Charlie find an old first day covered stamp envelope among his grandfather's collection. अब हुआ क्या? क्योंकि मैंने बताया ना चार्ली को स्टैम्प कलेक्शन का शौक था, ग्रैंडफादर से उसको मिला था, उसके ग्रैंडफादर का भी काफी कुछ पड़ा था। अब क्योंकि चार्ली इतने टाइम से ढूंढ रहा था, उसको रास्ता तो मिला नहीं, थर्ड लेवल मिला नहीं, तो उसको ये लगने लगा कि शायद सच में है ही नहीं। बट एक दिन ना अपने ग्रैंडफादर की कलेक्शन में वो देखते देखते उसको एक पोस्ट कार्ड मिला, ठीक है। उस एनवलप मिला बेसिकली, उसमें ना एक लेटर लिखा हुआ था, उसमें कुछ लिखा हुआ था, जिसमें जो डेट डली हुई थी वो डली हुई थी जुलाई 1894। किसने लिखा था? सैम ने लिखा था। सैम तो आज की डेट था। पोस्ट कार्ड निकला ग्रैंडफादर के उसमें से, कौन सी डेट का निकला? जुलाई 1894। कमेंट में लिख दो जरा। देखो तुमने अभी पीछे भी लिखा था ना पहले, जो उसको वहां पर जो डेट का न्यूज़पेपर मिला था, अब यहाँ पर जो मेरे को डेट्स मिल गई, कौन सी होगी? जुलाई 1894 को क्या हुआ था? उसको एक स्टैंप मिला, पोस्ट कार्ड मिला। द साइकेट्रिस्ट, सैम जो साइकेट्रिस्ट था, जो क्लेम कर रहा है दैट उसको थर्ड लेवल मिल गया है, एंड नाउ ही इज इन गेल्सबर्ग इन 1894। अब वो ये कह रहा है कि चार्ली तुम गलत नहीं थे, वो मैं तुम्हें ये जो लिख रहा हूँ गेल्सबर्ग से लिख रहा हूँ, जहाँ पर जाना चाहते थे सब, और ये 1894 का पोस्ट कार्ड है और मैं तुम्हें उस पर लिखकर भेज रहा हूँ। तो अब यहाँ पर ये बात आ गई कि क्या सच में थर्ड लेवल है? सैम का ये जो पोस्ट कार्ड है ये तो प्रूफ है। दिस ट्विस्ट blurs the boundary between fantasy and reality, leaving both Charlie and readers unsure whether the third level is actual or travel passage या फिर ये साइकोलॉजिकल एक आपका एस्केप था। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो जी अब बढ़ते हैं हम जरा इसकी इंपॉर्टेंट कोट्स और इंपॉर्टेंट लाइंस की तरफ। The president of the New York Central and New York, New Haven and Hartford Railway will swear on a stack of timetables that there are only 2, but I say there are 3 because I have on the third level of the Grand Central Station. एक ये learn करना है। The modern world is full of insecurities, fear, war, worry and all the rest of it. I just want escape. He wanted to escape from the modern world, stress and find peace. और 2 मैंने आपको ऑलरेडी कोट्स करा दिए हैं, मैंने आपको 2 डेट्स भी करा दी है जो आप लोगों ने कमेंट में लिख भी दी होगी, तो ये लर्न कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फोटो ले लो, जो भी करना है तुम ले लो, लिख लेना इसको नोट्स में। फिर हम आगे बढ़ते हैं, थीम देखते हैं। थीम क्या है थर्ड लेवल की? सबसे पहली एस्केपिज्म, बिल्कुल भी जी एस्केप होता है। न्यूयॉर्क सिटी बहुत भागदौड़ वाली सिटी है, वहां से अपने आप को बचाने के लिए सैम एक इमेजिन करता है, बट यार रियलिटी में वो कहाँ पहुंच जाता है? थर्ड लेवल में पहुंच जाता है। चार्ली फील्स ओवरवेल्म्ड बाय द फास्ट पेस्ड एंड स्ट्रेसफुल लाइफ ऑफ मॉडर्न न्यूयॉर्क। The third level of Grand Central Station represents an escape into the simpler, calmer world of the past. Through this imagery or real portal, he can leave behind worries, crime and chaos, entering a world that offers peace and comfort. Basically, वो इन
इस आज की ये जो वॉर के बाद की कंडीशन है, ये जो लोगों की बुरी हालत है, इन सब चीज़ों को रोकने के लिए, ख़त्म करने के लिए क्या हुआ है बच्चे, ये उसने अपने आप को एक एस्केप जोन में कर दिया और वो थर्ड लेवल को इमेजिन करने लगा। इमेजिन करने लगा, सच में है नहीं है ये तो एक क्वेश्चन मार्क में ही छूट गया। ठीक है, रियलिटी वर्सेस इमेजिनेशन, द स्टोरी इंपॉर्टेंट है, ब्लर्स द लाइन बिटवीन व्हाट इज रियल एंड व्हाट इज इमेजिन्ड, ये लर्न कर लेना। कुछ कुछ बच्चे नीचे लिखा होता है उन्होंने कमेंट्स में, मैम कुछ लाइन बता दो इंपॉर्टेंट, तो आप अपने आंसर में इस तरीके की लाइन, ये वाली लाइन लिख लेंगे। और बच्चों जो मैं इस कलर के पेन से यूज कर रही हूँ, आप वो इंपॉर्टेंट लाइन से आप उनको एज इट इज लर्न कर सकते हो। चार्लीज डिस्कवरी, क्योंकि मैंने कोई ऐसे आपको लाइन बाय लाइन समरी नहीं बता रखी, मैंने तो बेसिकली समरी का क्रक्स बताया, तो ये मेन वही पॉइंट्स आप इनको भी लर्न कर लोगे और इनको भी 2-3 बार पढ़ोगे, ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएगी। चार्लीज डिस्कवरी ऑफ द थर्ड लेवल माइट बी एक्चुअल टाइम ट्रेवल और मेयरली अ प्रोडक्ट ऑफ हिज इमेजिनेशन, while his wife Louisa and friend Sam see it as a fantasy. The letter from Sam dated July 1894 adds mystery, वो तो mystery बन गई भाई, leaving readers uncertain whether the third level truly exists or not. चलो जी आगे देखें। ये एक्चुअली पता नहीं 5-6 बारी मैंने बता दी, इसलिए मैंने सिर्फ आपको जो कलर से उसको हाईलाइट कर दिया। ठीक, 2 मिनट हो, लेट मी हैव अ सिप ऑफ वाटर, मीनवाइल आप ये पढ़िए। Nostalgia. Charlie idealizes the 1890s as a peaceful and orderly era, in contrast to the stressful modern world. His longings for Galesburg, Illinois, and old-fashioned settings reflects a desire to simpler times. The past symbolizes security, calm, slower, more pleasant life. Simple भाषा में बोलूं, मॉडर्न वर्ल्ड में जो लाइफ थी, जो स्ट्रगल था, इन कंपैरिजन टू पास्ट बहुत ज़्यादा है। पास्ट में कुछ है ही नहीं, लाइफ बहुत सिंपल, ग्रीनरी है, खूबसूरती है, हर कोई उस लाइफ को वापस से जीना चाहता है। तो यहाँ पर एक नॉस्टैल्जिया आ जाता है, पुरानी याद आ जाती है, पुरानी बात आ जाती है। अगर मैं आपसे पूछूं ना आपको आज ज़्यादा अच्छा लगता है या बचपन, तो आप बोलोगे बचपन ज़्यादा बेटर था। मेरे से भी पूछोगे तो मैं भी बोलूँगी बचपन ज़्यादा बेटर था। तो मैं नॉस्टैल्जिया पिछले से आज को कंपेयर करूंगी, पिछला को हम बीट ही नहीं कर सकते। सेम आपका इसीलिए यहाँ पर एक थीम है नॉस्टैल्जिया, जिसमें पास्ट को कंपैरिजन हो रहा है फ्यूचर मॉडर्न वर्ल्ड से, और इसमें सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस है और पीस और काम बिल्कुल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल रिलीफ। The third level functions as a mental refuge for Charlie. His imagination and the act of using stamp and coin collections to interact with the past provide him comfort from the modern anxieties. The story shows how his mind constructs a space where he feels safe and relaxed. ये वही वाली बात है भाई, उसने एक स्पेस बना लिया है, उसका माइंड वहाँ उसके लिए रिलीव्ड है, उसको वो चीज़ें ज़्यादा पसंद है, वही है। और कंट्रास्ट है मॉडर्न लाइफ और सिंप्लिसिटी, ये वही है पीछे जो आपको बताया था पहले, पिछली लाइफ काम थी, स्लो थी, स्ट्रेस से कम थी, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं था, लोग खुश थे, लाइफ लेडीज भी स्लो चल रही है, आपको बताया हुआ है, चीज़ें बताई हुई हैं, बहुत सिंपल चीज़ें होती थी। बट मॉडर्न लाइफ में सिर्फ भाग दौड़ है और स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, ये वही आएगा आपका, इसमें और कुछ नहीं है। उसके बाद शॉर्ट आंसर पढ़ते हैं। व्हाट डज द थर्ड लेवल रेफर्स टू? थर्ड लेवल किसको रेफर किया गया है? द थर्ड लेवल रेफर्स टू हिडन इमेजिनरी रेलवे लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन दैट चार्ली डिस्कवर्ड एक्सीडेंटली, यानी कि उसने कोई इंटेंशनली से नहीं, एक्सीडेंटली बाय डिफॉल्ट उसने डिस्कवर कर लिया था। इट इज़ नॉट शोन एन ऑफिशियल मैप, मैप में वो है ही नहीं और वो ऑफिशियली नॉन एग्जिस्टेंस में है। बट चार्ली बिलीव्स इट टेक्स हिम बैक टू 1894 अवे फ्रॉम द स्ट्रेस एंड प्रेशर ऑफ द मॉडर्न लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कन्विंस चार्ली दैट ही वाज ऑन द थर्ड लेवल? क्या कन्विंस किया, ऐसी क्या बात हुई जिसने चार्ली को ये कन्विंस कर दिया कि वो थर्ड लेवल पर है? चार्ली वाज कन्विंस्ड दैट ही वाज एट द थर्ड लेवल बिकॉज एवरीथिंग लुक्ड ओल्ड फैशन्ड, rooms were small, ticket windows and gates were fewer, the information booth was made of wooden, there was gaslight and brass buttons, and the newspaper he saw, आप लोगों ने कमेंट में लिखा हुआ है डेटेड थी जुलाई 11, 1894, जो क्लियर साइन था कि भाई ये जगह क्या है, पुरानी है, वुडन बेंचेस थे, गैस लाइट्स थी, सब कुछ पुराना था, स्पिटर्स थे, तो ये था आपका इसमें आ रहा है। What was Charlie's vision of Galesburg like? कैसा दिखता है? चार्ली सॉ गेल्सबर्ग एज अ पीसफुल एंड ब्यूटीफुल टाउन इन 1894,
with the big houses, lawns, tall trees and calm summer evening where people lived leisurely and without modern worries. तो मतलब जहाँ पर सब कुछ था, खूबसूरती थी, कोई टेंशन नहीं थी, लग्जरी थी, हर एक वो चीज़ थी. तो गैल्सबर्ग का विजन रिगार्डिंग फॉर चार्ली ऐसा था. What did Sam's letter to Charlie reveal? वो क्या रिवील कर रहा कि भाई तुम अपनी हंट मत छोड़ना. वो सच में कहाँ पर है? वो 3rd लेवल में है, वो गैल्सबर्ग में है, और वहां से वो उसको क्या भेज रहा है? पोस्ट भेज रहा है, लेटर भेज रहा है. Sam's letter found among Charlie's grandfather's stamp collection was dated July 1894 and invited Charlie and his wife Louisa. वो कह रहा है भाई आ जाओ, गैल्सबर्ग आ जाओ, क्योंकि वो वहां पर है और उसने उसको ढूंढ लिया है. 3rd लेवल सच में एग्जिस्ट करता है. This added mystery to the story and blurred the line between reality and imagination. अब यहाँ पर मिस्ट्री आ गई है और एक ब्लरी हो गया है कि भाई सच में इमेजिनेशन है या रियलिटी है, ये क्लियर नहीं है. उसके बाद why does the 3rd level act as a medium of escape for Charlie? आपको ये पीछे मैंने बहुत बार बता दिया है, क्वेश्चन लिख लेना, आप ये इसको खुद से कर लोगे. मैं एक्चुअली लॉन्ग क्वेश्चन पे आ रही हूँ. Describe Charlie's experience at the 3rd level and explain its significance. Charlie, जो कि एक 31-year-old man था, न्यूयॉर्क सिटी से, discovers a hidden 3rd level at Grand Central Station that does not exist on official maps. When he steps onto it, he finds that seems to belong to 1894 with old-fashioned architecture, gaslight, brass buttons, and people dressed in 19th century clothing. He even sees a newspaper dated June 1894, convincing him that he has traveled back in time. उसको ये कन्विंस हो गया था कि भाई वो पिछले टाइम में चला गया, पुराने कपड़े थे, सब कुछ वही था. सब कुछ बच्चे बता दिया है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको नहीं पता, ठीक है. For Charlie, the 3rd level represents an escape from the modern world stress and chaos. He dreams of living in Gälsberg, a peaceful town from the past. However, when he cannot find the 3rd level again, the story takes a serious mystery turns with a letter dated 1894 from his friend Sam, जो कि साइकेट्रिस्ट था, और वो ये सजेस्ट कर रहा है कि तुम अपनी सर्च बंद मत करना, जैसे ही तुम्हें मिले तुम यहाँ पर आ जाओ, 3rd लेवल सच में एग्जिस्ट कर रहा है, मैं तुम्हें ये वहां से ही लिख रहा हूँ. तो यस, ये स्टोरी आपकी यहाँ पर एंड होती है विथ थीम, विथ समरी, थीम फॉलोड बाय शॉर्ट आंसर्स, लॉन्ग आंसर, और आपको ये अच्छे से समझ आ गई होगी. अब हम मिलेंगे अगले चैप्टर में, अगले चैप्टर के साथ विस्तास के. चलो अब स्टार्ट करेंगे अब हम अगला चैप्टर. यस बच्चों, अब जो टॉपिक, जो चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है द टाइगर किंग. वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड सबसे मज़ेदार चैप्टर्स में से एक है, जिसकी स्टोरी एक आयरनी भी समझ लो, सटायर भी समझ लो, इसमें वो सब कुछ है जो आप एक परफेक्ट मूवी में देखते हो. तो ना इस चैप्टर को ना जरा एक मूवी की तरह समझना. जैसे हम मूवी जाते हैं ना देखने, थिएटर में जाते हैं, मूवी में ड्रामा होता है, सस्पेंस होता है, थ्रिल होता है, ये सब कुछ होता है. तो सेम वही ये चैप्टर में भी आपका है. आपको इस पीडीएफ में बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी, आप लोगों को इसमें बहुत सारी इस पीपीटी में चीज़ें मिलेंगी, और इसके अलावा जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन पर ज़्यादा फोकस्ड है. तो चलो शुरू करते हैं टाइगर किंग को समझने में. सबसे पहले ज़रा नाम को, हमेशा की तरह टाइटल को समझने की कोशिश करते हैं. द टाइगर किंग. द टाइगर, टाइगर हमें क्या रिप्रेजेंट करता है? पावर. ये तो हमने आंट जेनिफर्स टाइगर्स में भी पढ़ा था, पावर रिप्रेजेंट करता है. लेकिन यहां पर किंग भी आ रहा है, द टाइगर किंग, यानी कि टाइगर्स का किंग, द टाइगर का राजा. तो जरा देखे क्या कहता है ये चैप्टर. थोड़ा तो आइडिया लग गया भाई, इस चैप्टर में राजा की बात हो रही है, किंग की बात हो रही है, टाइगर की बात हो रही है. तो अब ऑथर्स के बारे में समझते हैं और फिर हम अपनी समरी को समझने की कोशिश करते हैं. टाइगर किंग बच्चे, इनके जो ऑथर है वो है आपके काल्की कृष्णमूर्ति, इनके ऑथर है. और इन्होंने क्या किया हुआ देखे, द टाइगर किंग इज अ स्टोरी बाय काल्की, अ वेल नोन इंडियन राइटर एंड जर्नलिस्ट. ये इंडियन राइटर और जर्नलिस्ट रह चुके. काल्की वॉज फेमस फॉर हिज सटायरिकल एंड आयरॉनिकल स्टाइल. वो अपने सटायर्स और आयरनी के लिए काफी फेमस रहे हैं. ही ऑफन यूज ह्यूमर एंड सटायर टू क्रिटिसाइज ह्यूमन नेचर, सोसाइटी एंड पावर स्ट्रक्चर्स. उन्होंने सोसाइटी को बताने के लिए, सोसाइटी के स्ट्रक्चर को बताने के लिए, ह्यूमन नेचर को बताने के लिए काफी ज्यादा सटायर्स का, आयरनीज का यूज किया है. इन सिंपल टर्म बोलूं, उनकी राइटिंग्स में, उनकी स्टोरीज में आपको जो सोसाइटी में हो रहा है ना, उसको बहुत ही मॉकरी वे में, फनी वे में बताया गया है. और ऐसा नहीं कि किसी का मजाक उड़ा रहा है, ऐसा कि आप जिस चीज के पीछे से भागते हैं ना वही आपको मिलती है, उस तरीके से. In the Tiger King, he mocks
arrogance, pride, superstition and misuse of authority, especially among kings and powerful rulers. उन्होंने इस स्टोरी में मॉक मतलब यानी कि मजाक बनाया है। ये आपका मॉकरी भी यूज करते हैं हम, ठीक है, मजाक बनाया है। किसका मजाक बनाया है? मजाक बनाया है एरोगेंस का, घमंड का, प्राइड का, अंधविश्वास का, अथॉरिटी के मिसयूज करने का। और इनफैक्ट खासकर कौन इन सब चीजों को मिसयूज कर रहा था? अपनी पावर का मिसयूज कर रहा है, वो कर रहा था किंग्स एंड पावरफुल रूलर्स इस चीज को मिसयूज कर रहे थे। तो बेसिकली आप लोगों ने एक चीज देखी जो आप देखते आ रहे हो, कोई भी ऑथर है, पोएट है, पोएटेस है, इन सब में एक चीज कॉमन जरूर दिखी, उनकी जो भी स्टोरीज है, जो भी पॉम्स है, वो सारी की सारी कहीं ना कहीं कोरिलेट कर रही है उनकी पर्सनल लाइफ्स को। तो ऐसे ही इनके भी स्टोरी, इनका भी राइटिंग स्टाइल इसमें पोर्ट्रे किया गया है। तो देखें, समरी से समझते हैं। मैं पहले ही बता रही हूँ, यहाँ पर हम लोग ज्यादा फोकस कर रहे हैं मेन चीजों पे। तो यहाँ पर ये हमारी जो कहानी स्टार्ट होती है, ये स्टार्ट होती है एक किंगडम की, जिसमें एक प्रिंसली स्टेट है जिसका नाम है प्रतिबंधपुरम के, और जो फेमस है एज द टाइगर किंग। मतलब एक राजा की कहानी शुरू होती है, एक स्टेट है प्रतिबंधपुरम, और वो वहां से आपकी स्टोरी स्टार्ट हो रही है। और जो नाम भी आ रहा है ना, वो आ रहा है आप लोगों का नाम द टाइगर किंग। व्हेन ही वाज बोर्न, जब वो बच्चा, एक छोटा सा बच्चा पैदा होता है, एस्ट्रोलॉजर से प्रिडिक्ट करते हैं कि वो एक दिन मरेगा और वो 100 टाइगर से मरेगा। अब जरा मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ। एक दिन की बात है, हुआ क्या था, एक बच्चा पैदा होता है, राजा के घर में बच्चा होता है ऑब्वियसली, और वो जैसे ही पैदा होता है ना, तो 10 डेज बाद, आपको पता ही है इंडियंस में हमारे में रिचुअल्स होते हैं। रिचुअल्स यानी कि रीति रिवाज, कस्टम्स होते हैं, जिसमें बच्चों का नामकरण रखा जाता है, उनका नेम रखा जाता है, उनकी कुंडली बनती है। कई की जगहों में बच्चों की कुंडली नहीं बनाई जाती, बट स्टिल उनके बारे में बताया जाता है कि इसका आगे फ्यूचर कैसा होगा, ये क्या बनेगा या क्या बनेगी, ये सब चीजें बताई जाती है। ऐसे ही क्या हुआ था, जब वो बच्चा 10 दिन का था ना, वो बच्चा जैसे ही पैदा हुआ, 10 दिन बाद एस्ट्रोलॉजर आए थे और उन्होंने उस प्रिडिक्शन यानी कि भविष्यवाणी प्रिडिक्शन की कि ये बच्चे की डेथ होगी ना, वो टाइगर से होगी। इतना बोलते ही वो जो 10 दिन का बच्चा, मतलब सोचो तुम, 10 दिन का बच्चा शायद दुनिया आंख भी नहीं प्रॉपर खोल पाता, वो 10 दिन का बच्चा बोलता है कि वो मरेगा ही नहीं, बल्कि टाइगर्स को उससे बच के रहना पड़ेगा, टाइगर्स को अपनी जान बचाने के लिए उससे बच के रहना होगा। तो एस्ट्रोलॉजर्स ने उस टाइम इस तरीके का बोला कि भाई ऐसा नहीं है, आपकी पूरी की पूरी जो कुंडली बता रही है, वो एस्ट्रोलॉजी यही बता रही है कि भाई आपका बर्थ जो है बुल आर में हुआ है और टाइगर इस पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डाल रहा है, तो डेथ जो होगी वो तो टाइगर से होगी। बट वो बच्चा, उस बच्चे ने इस चीज को कंप्लीटली डिनाई कर दिया और वो बहुत स्ट्रॉन्ग किंग बनकर आगे निकलने की, मतलब निकलकर आना शुरू हुआ। तो यहाँ पर ये जो बच्चा है, ये तो खैर बड़ा अच्छी सी इमेज है, बट वो जो 10 दिन का बच्चा था, द प्रोफेसी यानी कि जो आपकी डिक्लेरेशन हुई थी, एज अ 10-day-old बेबी द प्रिंस सरप्राइजिंगली आस्क्ड द एस्ट्रोलॉजर हाउ वुड ही डाई। द चीफ एस्ट्रोलॉजर रिप्लाइड डेथ विल कम फ्रॉम अ टाइगर। इंस्टेड ऑफ गेटिंग स्केयर्ड द बेबी बोल्डली रिस्पॉन्डेड लेट टाइगर्स बीवेयर। तो आपको इसमें अभी ये लर्न करना है, टाइगर्स को मुझसे बच के रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई मैं तो किसी को नहीं छोड़ दूंगा, मतलब मेरी मौत अगर इनसे लिखी है तो मैं इन्हीं को ही मार दूंगा। यहाँ पर ना कहीं ये बताया जा रहा है कि कोई भी इंसान बस मरना नहीं चाहता, और खासकर वो जो पावर में है। अब यहाँ पर एक छोटा सा बच्चा जो भी जस्ट पैदा ही हुआ है, और वो सीधा ये कह रहा है लेट टाइगर्स बीवेयर। मतलब वो उसको पता, अगर उसने टाइगर्स को मार दिया तो उसको, उसकी मौत जिससे आनी है वो मरेगा ही नहीं। तो यहाँ पर ये एक आयरनी है जो आप लास्ट में जाकर इसको समझोगे। अब आयरनी वर्ड क्या होता है, मैंने आपको पिछली क्लासेस में भी बताया, मैं आपको वही शायद एग्जांपल दूंगी, अगर नहीं बताया तो कोई नहीं। आयरनी क्या होता है बच्चे, जब भी कोई ऐसी चीज हो जाना जिसकी एक्सपेक्टेशंस नहीं होती, उसको हम आयरनी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं, आपकी कोई फ्रेंड है, वो डेली अम्ब्रेला लेके आती है और ये सोच के कि भाई अभी बारिश होगी, आज बारिश होगी, और जिस दिन एक्चुअली में बारिश हुई उस दिन उसको छोड़ के पूरी क्लास अम्ब्रेला लेके आई थी और वो बेचारी भीगती हुई आई, तो उसके साथ ये आयरनी। ठीक है, सिमिलरली वो ये कह रहा है, ये सोच के बैठा हुआ कि भाई मैं तो टाइगर्स को छोड़ूंगा ही नहीं, जब टाइगर्स होंगे ही नहीं तो मैं मरूंगा ही नहीं, तो आई विल बी मॉर्टल,
मैं हमेशा अमर रहूंगा। तो यहाँ इसको बेसिकली बताया गया है। अब वो जो बच्चा पैदा हुआ था उसका जो नाम रखा गया वो क्या था, नाम उसका जिलानी जंग जंग बहादुर। तो यहाँ पर आप जिलानी जंग जंग बहादुर या जंग जंग बहादुर भी लिख सकते हैं। तो अभी आप लोग कमेंट्स में क्या करेंगे, कमेंट्स में एक तो मुझे अभी के अभी बताएंगे, जब एस्ट्रोलॉजर ने कहा था कि भाई इसकी डेथ टाइगर से होगी, उसने एक कोट बोला था। किसने? उस 10 साल के बच्चे ने। वो क्या कोट बोला था? लेट दी वॉली, वो मुझे नहीं पता, आप सबके सब कमेंट्स में, जो भी बच्चा देख रहा है वो कमेंट में लिखेगा, ठीक है जी। दूसरा काम क्या है, आपको इसका नेम बताना है। किसका नेम बताना है? उस 10 दिन के बच्चे का आपको नेम बताना है। अब जैसे जैसे वो बच्चा बढ़ रहा है वो काफी मतलब बिल्ड होता जा रहा है, बिल्ड यानी कि काफी हेल्दी होता जा रहा है। उसको जितने भी उसके शौक थे वो काफी सारे इंग्लिश से अपलोडेड जैसे इंग्लिश से ग्राउंडेड थे। फॉर एग्जाम्पल उसका जो जिधर वो मिल्क भी जो पीता था वो इंग्लिश काउ मिल्क था। इनफैक्ट उसको जो पढ़ाने भी आते थे वो इंग्लिश पर्सन थे। उसके अलावा मतलब हर वो मूवीज भी जो देखते थे या कुछ भी चीजें होती थी वो इंग्लिश सराउंडेड होती थी। तो मतलब उसकी जो अपब्रिंगिंग थी वो काफी अच्छी होती जा रही थी। अब क्या होता है, द प्रिंस ग्रू अप रॉयल लग्जरी, taught by English tutors and guarded like other princes. When he became king at the age of 20, जब वो 20 साल की एज में किंग बना, he heard the prophecy again. उसने दोबारा से जो प्रिडिक्शन हुई थी वो दोबारा से उसने सुनी। Then he determined to disprove it. अब वो डिटरमिन्ड हो गया कि भाई उसने जो प्रोफेसी सुनी अपने बारे में, उसने जो प्रिडिक्शन सुनी अपने बारे में, वो उसको गलत ठहरा कर रहेगा, डिसप्रूव करेगा। ही डिसाइडेड टू किल 100 टाइगर्स, क्योंकि बोल दिया गया था कि इसकी डेथ 100 टाइगर्स होगी। तो उस दिन उसने सोच लिया कि भाई, क्या सोच लिया जल्दी बताओ, कि भाई मैं 100 के 100 टाइगर्स मार दूंगा। जब मैं मार दूंगा तो मुझे मारने वाला कोई होगा ही नहीं। बिलीविंग दैट इफ ही किल्ड देम फर्स्ट नो टाइगर कुड एवर किल हिम। अब यहां पर बच्चे ये लाइन थोड़ी क्या वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। इस बिलीव में ना इसको इरेज कर देती हूँ, आप ये लिख लेना। इनफैक्ट ये पूरा पैराग्राफ ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, बट स्टिल आप लोग यहां से लिख लेना, ठीक है। चलो, डिटरमिन टू डिसअप्रूव इट, ही डिसाइडेड टू किल 100 टाइगर्स, बिलीविंग, ये इस बिलीव में दैट इफ ही किल्ड देम, अगर उसने 100 टाइगर्स को मार दिया, नो टाइगर कुड एवर किल हिम, कोई भी टाइगर उसको कभी भी मार नहीं पाएगा। ये उसने क्या कर लिया था, ये उसने बात को बिलीव कर लिया था। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीबॉडी? चलो, तो ये आपका हुआ ग्रोइंग अप का उसका सीन। अब क्या आता है आगे, द टाइगर हंट्स। अब वो शुरुआत करते हैं टाइगर की हंट की। तो क्या क्या होता है, द महाराजा स्टार्टेड हंटिंग टाइगर्स एंड सक्सेसफुली किल्ड मैनी। महाराजा ने ना मतलब बहुत सारे टाइगर्स को मार दिया। वो जाते थे टाइगर्स का शिकार करने, निकल जाते थे हंटिंग के लिए। लेकिन एक चीज समझ लो, ये नहीं होता था कि गन चलाई और टाइगर मर गया। देखो कितनी बार ऐसा होता था, बुलेट से गन से बुलेट निकली है, टाइगर को टच करके निकली, टाइगर और एग्रेसिव हो गए, उन पर हमला भी करते थे। बट स्टिल क्योंकि वो बहुत ज्यादा करेजियस भी थे, वो सरवाइव करते गए और उन्होंने बहुत सारे टाइगर्स को किल कर दिया। The astrologer warned him that he could kill 99 tigers safely, but 100th one would be dangerous. एस्ट्रोलॉजर ने उसको वार्निंग दी थी कि चाहे वो 99 टाइगर्स को मार दे, चाहे वो उनसे सेफली बच जाए, लेकिन जो 100 टाइगर होगा वो क्या करेगा, वो उसको मतलब छोड़ेगा नहीं, यानी कि उससे उसकी डेथ होगी। अब तुम खुद सोचो, किसी को ये पता है कि भाई उसकी डेथ टाइगर से होगी और 100 टाइगर से होगी, तो भाई उसकी पूरी कोशिश रही मैं मार दूं, मेरे को मरना ही नहीं है। The Maharaja made a rule that only he would hunt tigers and banned others from doing so, showcasing his power and ego. अब उसने, क्योंकि ये वार्निंग उसके पास आ रही थी और वो भूला नहीं था, परमानेंटली उसके माइंड में ये चीज आ गई थी, तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक रूल बनाया था कि भाई उनके स्टेट में सिर्फ उनके अलावा कोई भी टाइगर की हंट नहीं करेगा। क्योंकि अल्टीमेटली उनको ये था कि भाई टाइगर्स अगर मर जाएंगे, कोई और मार देगा तो शायद टाइगर बचे ही ना, और ऐसा हुआ भी आगे चल के। ही इवन डेल्ट विद अ ब्रिटिश ऑफिसर। अब आपको ये वाली स्टोरी भी बताती हूँ। एक ब्रिटिश हाई रैंक, मैं लिख दूं यहाँ पे, एक
हाई रैंक ब्रिटिश ऑफिसर ने उनको अप्रोच किया और उसने बोला कि भाई मुझे ना टाइगर्स की डेड बॉडी के साथ पिक क्लिक करानी है। उन्होंने कुछ और अभी फिलहाल कुछ उनसे मांगा नहीं था, सिर्फ ये कहते हुए उनको टाइगर के साथ डेड बॉडी के साथ पिक क्लिक करानी है। इतने में जंग बहादुर ने मना कर दिया कि नहीं सॉरी, मैं अलाउ नहीं करूंगा, हमारे यहाँ का रूल है, सिर्फ हम ही क्लिक करते हैं फोटोज। तो उसने कहा मुझे मारना नहीं है, मुझे तो सिर्फ फोटोज क्लिक करनी है, तो आप चाहे खुद मार देना, जैसे भी हो आप फोटो क्लिक करने देना। बट ही डिनाइड, उसने मना कर दिया। अब जंग बहादुर ने, किंग ने मना तो कर दिया, लेकिन उसको एक डर बैठ गया, और वो ये डर बैठ गया कि भाई पता चले कि ये लोग मेरे पे अटैक कर दे, मेरा किंगडम मुझसे छीन जाए। अपने आप को बचाने के लिए व्हाट ही डिड, उन्होंने कोलकाता के हाई रैंक ब्रिटिश उसमें अप्लाई, मतलब एक मेल भेजी, मेल इन द सेंस पोस्ट भेजा, और वहां से उन्होंने एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स मंगाई, और उन्होंने 50 एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स किंग को भेजी। अब किंग ने एज अ सैंपल मंगाई थी, अब किंग ने 50 वो डायमंड रिंग्स थी ना, वो इस हाई रैंक ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ को भेजी कि भाई उसकी वाइफ खुश हो जाएगी कि, और उसको जो रखने होंगे 2-3 सैंपल रख लेगी, बाकी वापस कर देगी, और एटलीस्ट मेरा किंगडम बच जाएगा। और हुआ क्या, उसकी वाइफ ने सारी की सारी 50 एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स अपने पास रख ली। भाई फीमेल है, मतलब हम लोगों का तो यही सिस्टम है ना, डायमंड इज एवरी गर्ल्स फेवरेट। उसके पास डायमंड्स आए 50, और वो भी रॉयल डायमंड, बहुत हाई क्वालिटी के थे, उसने सारे के सारे रख लिए। दो अब जो किंग था उसको ये तो था कि भाई चलो उसने सारे रख लिया, बट कि उसका किंगडम अब बच गया, वो इस बात से क्या था, वो इस बात से कंप्लीटली सेटिस्फाइड था। और अगले दिन उसके पास वो कोलकाता से बिल आ गया, जो कि था 3 लाख रुपए। 3 लाख आज की डेट में बहुत कम है, बट उस जमाने में बहुत ज्यादा होते थे। बट ही वाज लाइक कोई बात नहीं, इन 3 लाख के बदले में क्या गया है, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका किंगडम बच गया, उसके किंगडम के टाइगर्स बच गए। ठीक है, तो देखो he even dealt with the British officer's request to hunt his state by sending 50 diamond rings to the officer's wife to keep his throne safe. अब यहां पर बात आ गई अपने थ्रोन को, किंगडम को बचाने की, अपने राज्य को, अपनी जो क्या बोलते हैं थ्रोन को बचाने की। ठीक है जी, क्लियर हो गया जी। चलो जी आगे बढ़ते हैं। बताना जरा कितनी डायमंड रिंग्स भेजी थी, इंपॉर्टेंट है तभी पूछ रही हूँ, कितनी डायमंड रिंग्स भेजी थी, कमेंट्स में लिखते रहो। चलो आगे देखते हैं। देन मैरिज एंड कंटिन्यूड हेड। अब हुआ क्या, टाइगर ने अपने स्टेट में हंट कर ली, आसपास के स्टेट्स में कर ली। अब तकरीबन 70 टाइगर्स की उसने किल कर दिया था, और अब कोई भी टाइगर आसपास बचा ही नहीं था। अब जो किंग था वो बहुत परेशान हो गया कि भाई अभी भी 30 टाइगर्स बचे हैं, वो क्या करे क्या करे। फिर उसके मिनिस्टर से बात हुई, सबने हुई, तो उसको आइडिया मिला कि भाई आप किसी ऐसे स्टेट की प्रिंसेस से शादी कर लो जहां पर काफी टाइगर्स है, तो आपको एटलीस्ट वहां पर टाइगर का हंट करने को मिल जाएगा। अब आगे देखते क्या होता है। आफ्टर किलिंग मोर देन 70 टाइगर्स, द टाइगर पॉपुलेशन इन हिज स्टेट वैनिश्ड यानी कि खत्म हो गई, गायब हो गई। To continued his goal, he married a princess from a state with many tigers. अपने इस गोल को कंप्लीट करने के लिए उसने एक ऐसे स्टेट की प्रिंसेस से शादी की जहां पर, जिस स्टेट में क्या थे, जिस स्टेट में बहुत सारे टाइगर्स थे, एंड किल्ड 5 और 6 टाइगर्स एवरी टाइम। और वो जब भी अपनी वाइफ के घर जाता था, अपनी वाइफ के मैके जाता था, उनके स्टेट में जाता था, जब भी वो उनको विजिट पे जाता था, तो वो कम से कम 5-6 टाइगर्स को मारकर आ जाता था। तो मतलब उसने ये तरीका अपनाया कि टाइगर्स को हंट करने का। टाइम ही विजिटेड हर स्टेट, इवेंचुअली रीचिंग 99 टाइगर्स। और फाइनली अब वो कितने टाइगर्स तक पहुंच चुका है, 99 टाइगर्स तक वो पहुंच चुका है। अब कितने टाइगर रह गए, एज पर हिम ओनली 1। कितने टाइगर को मार देगा तो वो बच जाएगा, सिर्फ एक बचा है, और उसके अकॉर्डिंग, मैं नहीं कह रही, अकॉर्डिंग टू हिम, अगर उसने उसको मार दिया तो वो अब मरेगा नहीं। ठीक है ना, जो उसको लग रहा था। देखो बट डेस्टिनी ने तो कुछ और सोच रखा है। देखे दी 100th टाइगर। अब जरा इसको समझते हैं। विद 99 टाइगर्स किल्ड, दी महाराजा बिकेम एंग्जियस अबाउट फाइंडिंग दी लास्ट वन। अब वो बहुत ज्यादा एंग्जियस हो गया आखिरी वाले को ढूंढने के लिए। The Diwan, worried about the king's wrath if he failed, secretly brought an old circus tiger from a zoo and set in the forest. अब जो टाइगर था, मतलब जो किंग था जंग बहादुर ना, वो बहुत परेशान हो गया था। अब वो सब पे गुस्सा कर रहा था, खासकर अपने मिनिस्टर्स को। एक दिन तो उसने उसके ऊपर गन पॉइंट करके तक बोल दिया था। अब मिनिस्टर को कुछ समझ नहीं आया, तो उसने खुद से अरेंजमेंट की कि भाई मैं खुद से कहीं से टाइगर अरेंज करता हूँ, और इनको हंट करा के, इनको जो
100 टाइगर को किल करने का है, वो मैं खत्म करवाता हूँ। तो व्हाट ही डिड, उसने कुछ नहीं किया, वो जू से एक बूढ़ा पुराना, मतलब पुराने इन द सेंस काफी एजिड टाइगर लाया और उसने जू में एक जगह पर उसको बिठा दिया, रख जू में, जू से लाया था और फॉरेस्ट में उसको एक जगह बिठा दिया। अब क्या हुआ, उसने एक प्लेटफॉर्म बनाया टाइगर, अब किंग को वहां लेकर जाया गया और किंग ने निशाना बनाया एक, और उस टाइगर को उसने शॉट किया। अब जरा ध्यान से समझो, 2-3 चीजें जो मैंने अभी बोली उसको हम जरा थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट करते हैं। मैंने बताया वो टाइगर की जो एज थी ना, वो काफी एजिड था। अब जो एजिड होता वो भागेगा तो वैसे भी नहीं, वो उसको एक जगह रख दिया गया, बिठा दिया गया। किंग आया, उसने निशाना लगाया, अब उसने जो बुलेट गन शॉट की, वो शॉट ना उस टाइगर को छू के निकल गई। इनफैक्ट जो शॉट की आवाज थी ना, उस आवाज से जो टाइगर था वो फेंट हो गया। अब यहाँ पर ये समझने की बात है, सबको लगा जब उसके पास गए तो किंग को लगा कि भाई वो मर गया है, बट मिनिस्टर को पता था कि वो मरा नहीं है। यहाँ पर 100 टाइगर जो कि किंग समझ रहा था मर चुका है, एक्चुअली में वो मरा नहीं था, वो सिर्फ शॉट की आवाज से क्या हो गया था, फेंट हो गया था। तो अब जरा देखें, द किंग शॉट एट द टाइगर थिंकिंग ही हैड किल्ड इट। लेटर द हंटर्स रियलाइज्ड द बुलेट मिस्ड एंड द टाइगर ओनली फेंटेड, सो दे सीक्रेटली, अब उन्होंने चुपचाप से, जो मिनिस्टर्स थे, मतलब जो हंटर्स थे राजा के साथ, सीक्रेटली किल्ड इट एंड डिस्प्लेड इट एट द 100 किल, और उन्होंने ये डिस्प्ले कर दिया कि भाई ये 100 टाइगर है, और प्रतिबंधपुरम की जो किंग है उन्होंने अपने जो उनका एक मोटिव था 100 टाइगर्स को मारने का, वो पूरा हो गया है। अब खुद सोचो, अब जो किंग है उसको ये पता चल गया कि उसने 100 के 100 टाइगर्स मार दिए, उसकी मौत टाइगर से थी और वो भी 100 टाइगर से थी, और उसने 100 टाइगर को तो मार दिया है। अब वो कितना रिलैक्स्ड हो गया होगा, उसका माइंड कितना फ्रेश हो गया होगा, उसको कितना अच्छा लग रहा होगा कि भाई मैं तो, अब मुझे तो कोई मार ही नहीं सकता है, राइट। तो देखें द आयरनी एंड डेथ, अब आता है ये आयरनी और डेथ। फॉर हिज सन्स 3rd बर्थडे दी महाराजा बॉट अ वुडन टाइगर टॉय। अब वो तो खुश थे, वो तो नॉर्मल रहे थे, उनके बेटे का 3rd बर्थडे आया। उनके 3rd बर्थडे में राजा ने क्या किया, महाराजा ने क्या किया, वो एक किंग मतलब एक टाइगर ही लाए, वो जो वुडन था। अब जब वो उस वुडन टाइगर को लिया गया था तो वो कंप्लीटली बना नहीं था, यानी कि वो कंप्लीटली पॉलिश नहीं था, कहीं ना कहीं साइड से क्रैचेस हो रहे थे। बस इस डर से जो बनाने वाला था कि भाई उसको मारे ना या उसको डांटना पड़ जाए, उसने उसको काफी हाई प्राइस पे बेचा। अब हुआ क्या, जब किंग ने अपने बेटे को वो टॉय लाए थे या जो दिया, उस टाइम खेलते खेलते जो उसमें ना एक छोटा सा टुकड़ा कोना निकला हुआ था, और वो ना सीधा, जो रफ वुड होती है, वो सीधा ना जो किंग था उनके हाथ में लग गई। While playing with his son, a tiny splinter from a rough wooden tiger pierced his hand. उनके हैंड में इस तरीके से लग गई। The wound became infected. अब देखो आपके भी होता है ना, जैसे हमारी फिंगर में या कहीं पर भी एक लकड़ी का टुकड़ा सा घुस जाता, परेशान कितना हो जाते हैं, फिर हम नीडल लाते हैं, कुछ करते हैं, उसको निकालते हैं और कितनी पेन होती है। तो उनको भी ना ऐसा ही एक छोटा सा टुकड़ा लग गया था, और वो टुकड़ा उनकी बॉडी में इन्फेक्शन की तरह फैल गया। And 3 surgeons were called from Madras, but despite the operation, the Maharaja died. अब देखो आयरनी, in the unexpected way, the 100 tiger took his revenge, fulfilling the astrologer's prediction. तो क्या एस्ट्रोलॉजर की प्रेडिक्शन सच हुई? हाँ जी। क्या जो राजा था, जो महाराजा था, जो किंग था, उसकी डेथ टाइगर से हुई? हाँ जी। 100 टाइगर से हुई? हाँ जी, क्योंकि 99 टाइगर, तो वो जो 100 दिखाया गया था उसको तो 100 से मार दिया था, उसको तो उसके मिनिस्टर से मरवा दिया था। तो पॉइंट इस, राजा की डेथ भी हुई, 100 टाइगर से ही हुई, प्रेडिक्शन भी सच हुई, और वो जो 100 टाइगर था वो क्या निकला, वो एक असली टाइगर था नहीं, वो क्या निकला, एक वुडन टॉय निकला। ये है आयरनी, ये है आपकी स्टोरी। ठीक है, आई होप अच्छे से आपको समझ आ गई होगी। तो आपकी बच्ची, इसमें जो इंपॉर्टेंट लाइंस है वो ये है, इसको जल्दी से लिख लो, और लिखते लिखते नोट्स में इनफैक्ट आपके कमेंट सेक्शन में भी ये सारे के सारे आ जाने चाहिए, याद कर लेना। ठीक है, चलो जी, पहली क्या है, लेट टाइगर्स बीवेयर द इन्फेंट प्रिंसेस बोल्ड रिएक्शन टू द प्रोफेसी, मतलब जो प्रेडिक्शन की गई थी उसका एक बोल्ड रिएक्शन था। नो मैटर हाउ पावरफुल और स्किल्ड यू आर, यू कैन नॉट एस्केप फेट। कोई भी कह सकते, कोई चाहे जितने मर्जी तुम पावरफुल हो, चाहे जितने मर्जी तुम
स्किल्ड हो, मगर तुम डेस्टिनी से नहीं बच सकते। ये किसने बोला है? ये बोला है एस्ट्रोलॉजर ने बोला था। A tiny splinter from a wooden tiger was real 100 tiger, वो असली 100 टाइगर था। ये तो भाई साहब सबसे इंपॉर्टेंट है, अभी के अभी लर्न करो। चलो चलो साथ में लर्न करते हैं, ठीक है ना? मतलब मैं लर्न नहीं कर रही, मैं तो तुम्हें लर्न करवा रही हूँ। फिर तुम बोलोगे मैं आपसे मम्मी वाली फीलिंग आ जाती है, जैसे मम्मी पढ़ाती हो। कोई बात नहीं, लर्न करना हमारा मेन मोटिव है। चाहे सिस्टर की फीलिंग है, मम्मी की है, किसी की भी है, तुम्हें बस लर्न करना है, ठीक है? चलो, अ टाइनी स्प्लिंटर, कलर चेंज कर देते हैं। अ टाइनी स्प्लिंटर फ्रॉम अ वुडन टाइगर, बोलो मेरे पीछे पीछे बोलो। चलो, a tiny splinter from a wooden tiger, आधा आधा करके याद कर लेते हैं। was the real 100 tiger, was the real 100 tiger, was the real 100 tiger। सेकंड पार्ट, was the real 100 tiger। फर्स्ट क्या हो गया? a tiny splinter from a wooden tiger, a tiny splinter from a wooden tiger, हाफ पार्ट। सेकंड पार्ट लर्न करा, was the real 100 टाइगर। चलो जी, लर्न भी हो गया। ये तुमने आई गेस फोटो भी क्लिक कर ली होगी, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, जो भी है, और अपने नोट्स में लिख लिया होगा। मेन है नोट्स में लिखना। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस देखे इसके। बेसिकली पहले थीम पे आते हैं। थीम ऑफ द 100 टाइगर, मतलब टाइगर किंग। भाई मतलब एक तो ना ये जो टाइगर बाहर निकल के आ रहा है, मतलब क्या फीलिंग आ रही है। ये ना तुम्हें भी एग्जाम में ना ऐसे ही बन के जाना, मतलब फुल ऑन कॉन्फिडेंस के साथ, बिना किसी से डरे, पावरफुल, फुल एनर्जी के साथ आता है। भाई हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, सेल्फ भी करा है, तो हम करेंगे। चलो, फेट एंड डेस्टिनी पहली थीम। बिल्कुल, आप कितना मर्जी कोशिश कर लो, आप डेस्टिनी को नहीं बदल सकते। नो मैटर हाउ हार्ड द टाइगर किंग ट्राइड टू अवॉइड द प्रोफेसी, डेस्टिनी अल्टीमेटली केम ट्रू, दो एन अनएक्सपेक्टेड वे। किसी ने सोचा था कि उसकी डेथ होगी टाइगर से? ये तो सोचा था, लेकिन वुडन टाइगर से सोचा था? नहीं ना, वही हुआ। The story shows that they cannot be outwitted even by the power of determination। कोई कुछ भी कर ले, लेकिन अगर जो डेस्टिनी में लिखा है वो होकर रहेगा। और सबसे बड़ी बात, अगर आपका बर्थ हुआ है तो डेथ भी होगी। ये है arrogance and pride। The Maharaja's ego and the pride made him believe he could beat death by killing tigers। The obsession with proving the astrologers wrong shows how pride blinds judgment। यानी कि इन सिंपल टर्म, आप जितना मर्जी अपने आप को कुछ भी दिखा लो, आप जितने मर्जी एरोगेंट हो जाओ, घमंडी हो जाओ, कुछ भी हो जाओ, अगर कुछ रिटर्न है वो होगा। और आपको आपकी रियलिटी को एक्सेप्ट, जैसी वो है वैसे आपको एक्सेप्ट करनी चाहिए। अब्यूज ऑफ पावर, खुद देखो राजा ने कितना अब्यूज कर रखा था अपनी पावर का। उसने अपने स्टेट में बैन कर दिया था कि कोई भी क्या ना करे, कोई भी टाइगर को नहीं मारेगा, और उसने अपने लोगों की वेलफेयर का ध्यान ही रखना बंद कर दिया। उसके दिमाग में तो एक ही चीज भर गई थी, क्या? कि भाई मुझे किसके लिए काम करना है? मुझे तो अपने लिए काम करना है, अपने आप को कभी मरा हुआ नहीं देखना। दी महाराजा मिसयूज्ड हिज अथॉरिटी, ही बैंड others from hunting tigers, he ignored rule and welfare of his people, his personal desires was more important than duties। उसके पर्सनल डिजायर ज्यादा इंपॉर्टेंट थे ड्यूटीज की। इनफैक्ट जब हम वर्किंग में होते हैं, वर्क में होते हैं, कर्मा जिसको बोलते हैं, या कर्म, या आपका टास्क, आप अगर ऑफिस में हैं या आप अपने काम में हैं, तो उस जगह पर आपका जो ड्यूटी है वो इट इज टुवर्ड्स योर वर्क। अगर आप घर पे है तो आपकी जो ड्यूटी है इट इज टुवर्ड्स योर फैमिली। तो इस तरीके से आपको इस चीज को ध्यान में रखना है। हिज पर्सनल डिजायर वॉज मोर इंपॉर्टेंट देन हिज ड्यूटीज। फिर आता है बच्चे आप लोगों का आयरनी। आयरनी में क्या है? द बिगेस्ट आयरनी इज दैट ऑल्दो ही किल्ड 99 टाइगर्स टू अवॉइड डेथ, ही इवेंचुअली डाइड बिकॉज ऑफ द वुडन टाइगर। मतलब उसकी जो बिगेस्ट आयरनी है, दो ये था कि वो 99 टाइगर्स से चाहे बच जाए, लेकिन 100 टाइगर से मरेगा, और वही हुआ। और सेम थिंग हैपेंड, दो द टाइगर वाज नॉट अलाइव, इट वाज अ वुडन टाइगर। आगे देखते हैं, मैन वर्सेस नेचर यानी कि कर्मा। हिज अटेम्प्ट टू डोमिनेट नेचर एंड एस्केप फ्रॉम नेचुरल एंड, डेथ बैकफायर्ड। वो यही चाहता था भाई, वो ट्रीज, फॉरेस्ट, हर जगह पे अपना उसने डोमिनेंस कर रखी थी। वो मारता था जानवरों को। उसने कितना, मतलब सोचो कितने टाइगर्स को उसने मार दिया, तो उसने नेचर को कितना डिस्ट्रॉय किया है। The story reflects that attempts to control his life and death led to unexpected consequence। और ये कहाँ तक ले गई? Unexpected consequence तक ले गई। फिर आता है बच्चे आपके शॉर्ट आंसर्स। What was the astrologer's prediction at the king's birth? अब now 1 to 1 I want you people to write down the answer in the comment section।
आप अपने ये आंसर कमेंट में लिखेंगे। एस्ट्रोलॉजर की प्रेडिक्शन क्या थी किंग के बर्थ पर, कि एक दिन इसकी डेथ होगी। किससे डेथ होगी? टाइगर से होगी। तो चलो देखे, द एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्टेड that the prince would one day die because of a tiger. Why did the king kill the tigers? किंग ने टाइगर्स को क्यों मारना शुरू किया? क्योंकि वो प्रोफेसी को रॉन्ग दिखाना चाहते थे। वो ये दिखाना चाहते थे कि भाई जो भी कहा जा रहा है उनके बारे में वो पूरी नहीं हो पाएगी, उसको वो खत्म करना चाहते थे, अवॉइड करना चाहते थे। टू प्रूव द एस्ट्रोलॉजर्स रॉन्ग एंड अवॉइड द प्रोफेसी, he vowed to kill 100 tigers before he could be killed by one. उसने कसम खा ली थी कि भाई मैं ही 100 मार दूंगा, इससे बेटर वो मुझे किल करे, द टाइगर्स मुझे किल करे। How did the king manage to kill 99 टाइगर? उसने कैसे 99 टाइगर को मैनेज किया? पहले तो उसने अपने स्टेट में टाइगर्स को किल किया, उसके बाद उसने मैनेज कर लिया कि भाई ऐसी जगह पर वो शादी कर ले जहां पर जिस स्टेट पर क्या है टाइगर्स हो बहुत सारे, लाइक दिस। तो देखिए, ही हंटेड टाइगर्स इन हिज ओन स्टेट अंटिल दे बिकेम एक्सटिंक्ट, तब तक वो एक्सटिंक्ट मतलब खत्म हो गए, वैनिश हो गए। देन मैरिड अ प्रिंसेस फ्रॉम अ टाइगर रिच स्टेट एंड कंटिन्यू हंटिंग देयर, वहां पर हंटिंग करता रहा, कंटिन्यू करता रहा। आगे, हाउ डिड द 100 टाइगर कम टू बी किल्ड? 100 टाइगर कैसे बताया गया मरा था? देखो मरा था, 100 टाइगर आपके यहाँ पे दो है, एक वो जो लाइव था और एक जो वुडन वाला। अगर मरा था को बात हो रही तो वो वाला है जो सर्कस से लाया गया था, जो उनके मिनिस्टर का नाम जो था वो दीवान, वो लेकर आए थे, ठीक है, जू से लेकर आए थे। द दीवान सीक्रेटली ब्रॉट एन ओल्ड सर्कस टाइगर एंड प्लेस्ड इट इन फॉरेस्ट, द किंग शॉट इट एंड देन द हंटर किल्ड इट टू प्रोटेक्ट द किंग्स प्राइड। तो ये आपका आता है इसमें। हाउ डिड द टाइगर किंग फुलफिल द प्रोफेसी इन द एंड? टाइगर किंग कैसे जो भविष्यवाणी थी, प्रेडिक्शन थी, उसको फुलफिल करते हैं? मतलब बेसिकली जो चैप्टर है वो कैसे फुलफिल कर रहा है? तो कैसे कर रहा है? वुडन टॉय की वजह से, वुडन टॉय के इन्फेक्शन की वजह से क्या हुआ था, उसकी डेथ हो गई थी। तो देखिए, ही डाइड फ्रॉम एन इन्फेक्शन कॉज्ड बाय अ स्प्लिंटर, एक नुकीला एंड फ्रॉम अ वुडन टाइगर टॉय गिवन टू हिज सन, द आयरॉनिक 100 टाइगर फुलफिलिंग द प्रोफेसी। ठीक है, चलो जी आगे देखते हैं। आज का हमारा लॉन्ग क्वेश्चन, डिस्क्राइब द आयरनी इन द टाइगर किंग एंड हाउ इट कन्वेज द मैसेज ऑफ द स्टोरी। सबसे पहले तो भाई बच्चा पैदा हुआ, एस्ट्रोलॉजर ने प्रोफेसी प्रेडिक्शन की भाई ये बच्चे की डेथ हो जाएगी ऐसे ऐसे। अब उसकी डेथ उसने क्या किया, उसने बोल दिया कि भाई लेट द टाइगर्स बिवेयर। फिर उसने क्या हुआ, उसके बाद जो आपको स्टोरी बताई गई है वही है, अब उसको आपने लिखा कैसे है ये समझेंगे। पहली बात, आप जब भी आंसर को अटेम्प्ट करेंगे आपको अपने आंसर को हमेशा लेफ्ट साइड में लग के लिखना है। कोई भी आंसर में आपका सेंटर से नहीं होगा। उसके बाद इनफैक्ट अगर आप पैराग्राफ भी चेंज कर रहे हैं तो 1 लाइन स्पेसिंग के बाद ही आप पैराग्राफ चेंज करेंगे और उसके बाद एक्सट्रीम लेफ्ट से ही आप स्टार्ट करेंगे। द टाइगर किंग इज अ स्टोरी full of dramatic irony. When the king was born, astrologers predicted that he would die because of a tiger. The baby, instead of fearing the prediction, boldly said, "Let tigers beware." And throughout his life, he tried to avoid death by killing tigers. He killed 99 tigers and made strict rules to ensure only he could hunt them, showing his arrogance and desperation to defy destiny. However, the greatest irony is that the king did not die from the real tiger. सबसे बड़ी आयरनी तो यही है कि वो खुद टाइगर से मरा ही नहीं, मतलब रियल टाइगर से मरा ही नहीं, वो तो मरा वुडन टाइगर से। बल्कि वो कैसे हुआ, बल्कि he died from an infection caused by a wooden toy tiger, the symbolic 100 tiger given to his son as a gift. This unexpected twist highlights that fate cannot escape no matter how powerful or determined a person you are. मतलब इससे ये पता चलता है कि आपकी जो किस्मत है वो कभी बदल नहीं सकती, जो डेस्टिनी में लिखा है वो बदल नहीं सकती, चाहे तुम कितने भी पावरफुल क्यों ना हो, कितने भी अमीर क्यों ना हो। अगर आपके साथ लिखा है एक्सीडेंट तो वो होगा, अगर आपके साथ लिखी है डेथ तो होगी, और वो सबके साथ ही होगी, चाहे कोई भी हो। कौन सा ऐसा इंसान है जो अभी तक मरा नहीं? हर जो इंसान है वो आया है, वो जा रहा है, वो जाएगा भी। ठीक है, एंड अंडरलाइंस द स्टोरी मैसेज दैट डेस्टिनी ऑफन अनफोल्ड्स इन अनप्रेडिक्टेबल वे। मतलब ये कह रहा है कि भाई जो डेस्टिनी है वो बहुत अनप्रेडिक्टेबल वे से चीजों को खोलती है।
तो चलो, आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा और आज के हमारे 2 चैप्टर्स अच्छे से कंप्लीट हो गए हैं। अब हम मिलेंगे हम अपने अगले सेशन में, अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय एवरीवन, टेक केयर एंड ऑल द वेरी 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 बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस एंड प्रिपरेशंस। बाय।